में थोड़ा सा ये रहता है ना सर। ठीक है जी। हाँ जी। नमस्कार साथियों, स्वागत है द मेंटर्स अकेडमी श्री गंगानगर के प्लेटफॉर्म पर। और हम आज बात करेंगे भारतीय राज व्यवस्था के बारे में। और भारतीय राज व्यवस्था में जो हमारा सबसे बड़ा योगदान रहता है, यानी हमारे जो संविधान है, संविधान में सबसे बड़ा योगदान रहता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अपने चर्चा करते हैं, आज भारतीय राज व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा अगर आगामी जो भर्तियां हैं, रीट भर्ती आ रही है, आ चुकी है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड आ रही है। और सेकंड ग्रेड के अलावा स्कूल व्याख्याता भर्ती आ रही है, अर्थात फर्स्ट ग्रेड आ रही है। इसके अलावा अपने आरएस भर्ती का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। इन सभी में जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है, वो रहता है हमारे पॉलिटी का जो पोर्शन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। और हम यहाँ पर चर्चा करेंगे पॉलिटी का जो पहला भाग है, जहां से पॉलिटी शुरू होती है, यानी सामान्यतः जहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से करवाएंगे। अगर आपने पहले नहीं की हुई है तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीखोगे। अगर आप हमारे से जुड़ के अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चलिए हम बात करते हैं भारत की संविधान सभा। पहले तो बात आता है संविधान होता क्या चीज है। पहले तो हम ये देखते हैं संविधान, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान क्या चीज है? किसी भी देश के अंदर नियमों को क्रमबद्ध और संहिताबद्ध रूप से चलाने के लिए जिस दस्तावेज की जरूरत पड़ती है, वो संविधान है। या यूं कह सकते हैं, किसी भी देश की शासन व्यवस्थाओं को संभालने वाला नियमों का प्रपत्र संविधान है। जिस प्रकार घर में कुछ नियम बनाए जाते हैं घर को चलाने के लिए, तो उस प्रकार से हमारे देश को चलाने के लिए भी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं और उन्हें लिखित रूप में दर्शाया गया है भारतीय संविधान के रूप में। अब बात आती है कि भारत का जो संविधान है वो लिखित है या अलिखित है। साथियों, जो हमारा भारत का संविधान है वो लिखित है। और हमारा जो संविधान है और जो हमारा भारत है, वो एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। जहां पर संघात्मक व्यवस्था होती है वहां पर संविधान लिखा होता है। तो संविधान की चर्चा करने से पहले संविधान की क्या पृष्ठभूमि है उसकी चर्चा करते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि संविधान किन किन चरणों में जाके पूरा हुआ है। चलिए हम एक एक टॉपिक पर, एक एक विषय पर गहनता से अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं संविधान की पहली मांग कब दिखती है। देखिए जी, कोई भी बात होती है उसकी पहले मांग रखी जाती है। संविधान में पहली मांग हमें कहाँ दिखती है? तो हमें पहली मांग दिखती है 1895 का समय था और व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक एक स्वराज्य विधेयक लेके आते हैं और स्वराज्य विधेयक में वो कहते हैं, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो संविधान की पहली मांग हमने हमारे को 1895 में दिखाई देती है स्वराज्य बिल के तहत। और रखने वाले व्यक्ति कौन थे? रखने वाले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक थे। आगे हमें इसकी अगली चर्चा दिखाई देती है 1922 में। समय हो जाता है 1922 का। महात्मा गांधी कहते हैं भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। यानी भारत के संविधान बनाने के लिए, भारत की नीतियां निर्धारण करने की अगर किसी के पास शक्ति है तो वो भारतीयों के पास में है। यहाँ गांधी जी 1922 में ये घोषणा करते हैं कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनेगा। ये हमें संविधान की दूसरी चर्चा देखते हैं। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। समय हो जाता है 1924। 2 वर्ष बीत जाते हैं और 2 वर्ष बीतने पर समय हो जाता है 1924। 1924 में मोतीलाल नेहरू जी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के क्या थे? पिताजी थे। आप देखते हो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जी, सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री थे। उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी 1924 में संविधान निर्माण की मांग ब्रिटिश सरकार के सम्मुख रखते हैं कि भारत में भी संविधान सभा होनी चाहिए। आगे हम चर्चा करते हैं
1934 में 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा जो साम्यवादी पार्टी होती है, स्वराज्य पार्टी, औपचारिक रूप से संविधान सभा की स्वीकृति दे देते हैं। यानी अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा को मान्यता देने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी, तो वो पार्टी थी स्वराज्य पार्टी। और स्वराज्य पार्टी किसकी थी? स्वराज्य पार्टी एम.एन. रॉय की थी, एम.एन. रॉय की थी। आगे हम चर्चा करते हैं 1939 में लोकप्रिय व मूर्त रूप प्रदान किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था? 1929 में एक लाहौर अधिवेशन होता है और वहां पर क्या करते हैं? पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हैं। अर्थात हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, डोमेनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें अधिराज्य नहीं चाहिए। पूर्ण स्वराज्य की मांग कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हैं और कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हो रहा होता है 1936 में। फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है जी। तो हम कह सकते हैं 1936 के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। अभी तो भारतीय जो राजनीतिक दल था कांग्रेस ने स्वीकार की थी, लेकिन अगर हम देखें कांग्रेस ने स्वीकार करने से क्या होता है, अभी तक ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। समय हो जाता है 1940 का। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है और अगस्त प्रस्ताव में भी संविधान सभा की बात की गई थी, संविधान सभा की बात की गई थी। तो यहाँ पर भी अगस्त प्रस्ताव जो 1 अगस्त 1940 में आता है, उसमें भी संविधान सभा की मांग अपने को दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं 1942 में। 1942 का समय हो चुका था और भारत में एक मिशन आता है जिसका नाम होता है क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन भारत में एक संविधान सभा बनाने के लिए, संविधान सभा बनाने के लिए आता है। एक संविधान सभा, एक संविधान सभा की मांग को लेकर आता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा और मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, 1906 में सर आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी, वो पार्टी भी 1942 में कहती है संविधान सभा एक नहीं दो चाहिए, एक नहीं दो चाहिए, क्या तभी एक से को नहीं मान्य। हाँ, तो अपने कह सकते हैं कि क्रिप्स मिशन भी असफल होने का कारण ये था कि एक संविधान सभा की मांग थी और वहीं पर कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं इनके साथ तर्क नहीं मेल खाए थे, इसीलिए क्रिप्स मिशन असफल हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्लान अपने को दिखाई देता है 1945 में विवेल योजना आती है। ध्यान रखना, विवेल योजना कब आई थी या विवेल प्लान कब आया था? 1945 में आया था, जिसमें यह सहमति की जाती है कि आप लोग एक हो जाइए, वरना हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। साथियों, होता क्या है कि भारत का इतिहास है वो बताता है कि भारत हमेशा से ही विदेशी हुकूमतों के गुलाम रहा है। तो यहाँ अंग्रेज कहते हैं कि आपका इतिहास रहा है गुलामी का, तो आप लोग हमें कम से कम ये तो बता दीजिए कि आप देश को संभाल लोगे। तो इसके बाद गांधी जी और जिन्ना के बीच में बातचीत होती है और एक संविधान सभा पर राजी हो जाते हैं और संविधान सभा को व्यवहारिक रूप देने के लिए 1946 में एक मिशन आता है जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन के रूप में जाना जाता है। आता कब है?
1946 में आता है और यहाँ से हमने को संविधान का व्यवहारिक रूप देखने को मिलता है जी। समय होता है जुलाई 1946 का और संविधान सभा के चुनाव होते हैं। पूरा जो भारत है उस समय का जो आपको देखते हो, उसको पूरे को ही क्या है बांट दिया गया था, एक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर बांट दिया। अब यहाँ बांग्लादेश भी इकट्ठा है, पाकिस्तान भी इकट्ठा है। इसे पूरे भारत को 389 सीट में बांट दिया था। यहाँ पर आधार क्या था कि मान लीजिए ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र की 10 लाख अगर जनसंख्या होगी तो वो एक सदस्य को भेज सकते हैं। कहाँ भेज सकते हैं? संविधान सभा में भेज सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा की मूल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी, 389 थी। आप कहोगे कैसे थी? तो यहाँ पर ये कहा था जहां पर ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन होगा वहां से 292 सदस्य आएंगे। सीधा अर्थात जैसे अगर हम संयुक्त प्रांत में कौन बैठे थे? अंग्रेज बैठे थे, उनका संयुक्त प्रांत में बैठे थे, बिहार में बैठे थे, इसके बाद में बंबई वाले एरिया में बैठे थे, कुछ दक्षिण भारत के। तो जहां जहां ब्रिटिश सरकार की जो प्रांतीय सभाएं थी वहां से व्यक्ति कितने आएंगे? वो व्यक्ति आएंगे 292। ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य आएंगे। तो बाकी कहां से आएंगे? बाकियों के बारे में भी चर्चा करते हैं। बाकियों की चर्चा करते हैं तो बाकी सदस्य आएंगे अपने 93 सदस्य आएंगे देसी रजवाड़ों से। जैसे राजस्थान में बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है, तो वहां से ऐसे पूरे भारत में जहां जहां देसी राजाओं का शासन होगा वहां से कितने सदस्य आएंगे? 93 सदस्य आएंगे। ये 93 सदस्य राजा मनोनीत करके भेजेंगे, अपनी मर्जी से भेजेंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये थी, जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख होगी वो एक व्यक्ति को संविधान सभा में भेज सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं 389 में से अभी भी 4 कम पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक जगह थी बलूचिस्तान, यहाँ थी अजमेर मेरवाड़ा और यहाँ था दिल्ली। तो ये क्या थे? चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। और चौथा चीफ कमिश्नरी प्रांत यहाँ कर्नाटक में था, कुर्ग। कुर्ग था। अब यहाँ से एक व्यक्ति आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा। अर्थात एक बलूचिस्तान से आएगा, एक अजमेर मेरवाड़ा से आएगा, एक दिल्ली से आएगा और एक कुर्ग से आएगा। ये चीफ कमिश्नरी प्रांत थे जहां से एक एक सदस्य आएगा। तो ए फॉर अजमेर मेरवाड़ा, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग, डी फॉर दिल्ली, ABCD ऐसे याद रख सकते हो। इस तरीके से पूरे भारत में जो सीटें निर्धारित की गई थी वो कितनी थी? 389 थी। ये संविधान सभा की 389 सीटें थी। चुनाव जो होने वाला था और चुनाव होता है, जो ब्रिटिश भारत से सदस्य थे वो कितने थे? 296 सदस्य थे। और इन पर जो रिजल्ट आता है उसमें कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी जीतकर सामने आती है और 208 सीटों पर कांग्रेस जीत जाती है। वहीं जिन्ना वाली पार्टी मुस्लिम लीग 73 सीटों पर सिमट जाती है। इसके अलावा कुछ छोटी पार्टियां होती है, कुछ स्वतंत्र उम्मीदवार होते हैं, उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या 15 थी। 8 स्वतंत्र और 7 छोटी पार्टियों से थे। तो अपने कह सकते हैं 15 स्वतंत्र उम्मीदवार और छोटी पार्टियों से सदस्य चुनकर संविधान सभा में आते हैं। अर्थात ये 389 जो सदस्य है वहां तक पहुंचते हैं। अब प्रश्न बनता है, क्या संविधान सभा के चुनाव में देसी रियासतों ने भाग लिया था? नहीं जी, उन्होंने भाग नहीं लिया था, क्योंकि देसी रियासतें जो अपने सदस्यों को भेजने वाली थी, ये जो 93 सदस्य थी, वो मनोनयन के आधार पर भेजना था, इसीलिए उन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया। आगे हम चर्चा करते हैं, मुस्लिम लीग को यहाँ पर क्या हुआ? सबसे कम सीटें मिलने की वजह से इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा इस हिसाब से तो अपना कुछ बनेगा ही नहीं।
कांग्रेस की चलेगी। तो ये फिर क्या करते हैं, जो सन्नी देओल वाली मूवी है गद्दर, वो मता देते हैं। अर्थात प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त को ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना देते हैं। यानी अब कुछ नहीं होगा। अपने भी देखते हैं, जब अपने पास कुछ नहीं रहता है तो विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। और इस तरीके से लाहौर से अमृतसर आ रही थी ट्रेन, वहां से हमारे जो हिंदू थे और सिख भाई थे उनको काट दिया जाता है। इस चीज को देखकर भारत में भी दंगे भड़क जाते हैं। यहाँ पर मुसलमानों को काटना शुरू कर दिया था, उधर पाकिस्तान वाली हिंदुओं और सिखों को काटना शुरू। इस तरीके से इस बंटवारे के तहत हम देखते हैं ये बंटवारे की नींव रखी जा रही थी। और इसी तरीके से 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा कर दी जाती है कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग होंगे। इस तरीके से जैसे ये जो पाकिस्तान है, जो आपको ऐसे थोड़ा सा दिखता है डॉगी की शेप का, और वो क्या है, अलग होने से बाद में सदस्य संख्या कितनी रह जाती है, 299 रह जाती है। क्योंकि ये जो क्षेत्र था यहाँ भारत का, जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ये बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आ जाता है जी। तो यहां से पूर्वी, ये कौन सा है, पूर्वी पाकिस्तान, और यहां से पश्चिमी पाकिस्तान, ये भारत में यहां से बॉर्डर बन जाती है जी। यहां से भारत व पाकिस्तान अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद अपने मुस्लिम लीग पार्टी की चर्चा नहीं करेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे, वो करेंगे 26 नवंबर। हमारा जो संविधान था वो बनकर कब तैयार, देखिए जी, संविधान पर जो पुनर्गठन के बाद में, यानी पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद में, पाकिस्तान अलग हो जाने के बाद में कितनी सीटें रह गई थी, 299। मूल कितनी थी, 389 थी, लेकिन पाकिस्तान अलग हो गया तो कितनी रह गई, 299 रह गई। मूल 389 थी तो अब कितनी रह गई, 299। अब 26 नवंबर और 1949 को जब हमारा देश अंगीकृत हो रहा था तो संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। पेपर में बहुत बार पूछा है, ध्यान रखना, जब संविधान बन गया था तो हमारे संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले कितने सदस्य थे, 289 सदस्य थे। अब अपने बात करेंगे संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण कार्यवाहियों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी कार्रवाइयां हो रही थी। कार्रवाइयां तो होंगी क्योंकि भारत का संविधान लिखा जा रहा था, भारत के संविधान की लिखने की कार्यवाहियां चल रही थी। तो पहली कार्रवाई होती है 9 दिसंबर 1946 को, और पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मैंने ये बताया था कि 299 सदस्य रह गए थे तो वो इकट्ठा होते हैं, हालांकि मुस्लिम लीग पहले अलग हो गई थी, वो लोग इकट्ठा होते हैं और बैठक करते हैं। बैठक करने के बाद में अपने ये देखते हैं कि भारत संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को किया जाता है अस्थायी अध्यक्ष। और ये पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। पेपर में मल्टी टाइम पूछी गई है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो समय था 9 दिसंबर 1946। इसके 2 दिन बाद में एक बैठक फिर होती है 11 दिसंबर 1946 को, और अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है। यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। अगर हम चर्चा करें तो उसके 2 दिन बाद में नेहरू जी सभी को इकट्ठा करते हैं, यानी तारीख हो गई थी 13 दिसंबर की और साल था 1946 का। और वो संविधान सभा के सदस्यों को कहते हैं कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव जिसे उद्देशिका भी कहते हैं।
उद्देशिका भी कहते हैं और प्रस्तावना भी कहते हैं। प्रस्तावना भी कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य निर्धारित हो रहे थे कि भारत के संविधान में किन किन चीजों को शामिल किया जाएगा। तो पेपर में आपसे पूछे उद्देश्य प्रस्ताव किसने पढ़ा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पढ़ा था। और कब पढ़ा था? 13 दिसंबर 1946 को पढ़ा था। और इसके बाद में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था? तो स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव को भारत की संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये संविधान की महत्वपूर्ण कार्यवाहियां है। आगे हम चर्चा करेंगे कि संविधान के अंदर क्या कोई महत्वपूर्ण तिथियां है? जी बिल्कुल है। कौन कौन सी है? चलिए आइए चर्चा करते हैं कौन कौन सी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं संविधान सभा की महत्वपूर्ण तिथियां। आपको पता है कि संविधान सभा के चुनाव तो जुलाई 1946 को हुए थे। जुलाई 1946 को हुए थे। तो उद्देश्य प्रस्ताव भी 13 दिसंबर 1946 को पढ़ा गया था। तो और उद्देश्य प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति भारत के पहले मनोनीत और निर्वाचित प्रधानमंत्री जो बनने वाले थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। अभी तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे, लेकिन उद्देश्य रख दिया था कि भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा। आगे हम चर्चा करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया। तो स्वीकार किया गया था, तारीख थी 22 जनवरी की और साल था 1947 का, क्योंकि उसके 8 महीने बाद तो भारत आजाद होने जा रहा था। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण घटना एक और घटित होती है। अगली महत्वपूर्ण घटना एक और घटित होती है और वो घटना होती है प्रारूप समिति का गठन। इसकी चर्चा आगे करेंगे कि प्रारूप समिति क्या है, प्रारूप समिति क्या है और इसके गठन कब हुआ था। इसका गठन हुआ था प्रारूप समिति, जिसे मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर थे। उनकी यानी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठित होती है, यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद होता है। और अगर हम देखें भारत आजाद होता है 15 अगस्त को। तो 14 और 15 कितने हो गए? 29 अगस्त का। अगस्त साल था 1947 का। तो आंख बंद करके अगर आपसे पूछ ले कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसको ध्यान रखना, पेपर में कहीं से भी पूछे ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, पांडुलेखन समिति के बारे में, मसौदा समिति के बारे में, तो टिक कर देना कि 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं संविधान कब अंगीकृत हुआ था। साथियों आपको पता है 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान अंगीकृत हो रहा था। तारीख थी 26 नवंबर और साल था 1949 को देश का संविधान अंगीकृत हो रहा था। तो हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती, जो कि 2015 में मनाई जा रही थी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में घोषणा कर दी कि जो अब 26 नवंबर आएगा उसे संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। तो संविधान दिवस अगर आपसे पूछे कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष में मनाया जाता है। अगर हम चर्चा करें कब से मनाना शुरू किया है, 2015 से। और क्यों मनाना शुरू किया था? क्योंकि उसी वर्ष
125वीं जयंती थी डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर की, क्योंकि संविधान के शिल्पीकार कहे जाते हैं, संविधान के पिता कहे जाते हैं। तो हम यहाँ पर ये चीज का ध्यान अवश्य रखना है। लेकिन अम्बेडकर जी की जयंती तो 14 अप्रैल को आती है, 14 अप्रैल को आती है, लेकिन हमने तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना शुरू किया था। आगे हम चर्चा करते हैं। संविधान की जो पहली बैठक हमें दिखाई देती है वो तो 9 दिसंबर को दिखाई देती है, लेकिन पूछ ले कि अंतिम बैठक कब हुई थी, तो वो तारीख थी 24 जनवरी 1950 की। और उसी दिन ही भारत के राष्ट्रपति का पद हमारे सामने आता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू कह सकते हैं भारत के बाबू बन रहे थे, अर्थात भारत के राष्ट्रपति बन रहे थे। तारीख थी 24 जनवरी की और साल था 1950 का। तो यहाँ पर संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है और उसके 2 दिन बाद में संविधान लागू हो जाता है। अर्थात 1950 को 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो जाता है। ठीक है जी। अब हमारी बात आती है संविधान का जो वाचन हो रहा था वो कितने चरणों में हुआ था। तो संविधान का जो वाचन हो रहा था वो 3 चरणों में हो रहा था। कब कब हुआ था? पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर से शुरू हुआ और साल था 1948 का। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन पूर्ण होता है और संविधान सभा के सदस्यों को ये कहा जाता है कि आप इस पे चर्चा कीजिए। ये हमने ड्राफ्ट तैयार कर दिया है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक मसौदा तैयार करके दे देते हैं, एक कच्चा चिट्ठा तैयार करके दे देते हैं कि ये संविधान के अनुच्छेद है, इसकी आप डिस्कशन कीजिए। तो पहली बार पढ़ा गया था 4 नवंबर से 9 नवंबर तक 1948 में पढ़ा गया था। इसके बाद में दूसरा वाचन जो शुरू होता है वो होता है द्वितीय वाचन। 15 नवंबर 1948 से शुरू होता है और 17 अक्टूबर 1949 तक होता है। लगभग 1 साल यानी 11 महीने का समय था। द्वितीय वाचन ये दूसरा वाचन था जहां संविधान के प्रारूप पर चर्चा हो रही थी, वो सबसे लंबा था। और संविधान कैसे बनेगा एक एक अनुच्छेद पे चर्चा की गई थी, एक एक अनुच्छेद पे चर्चा की गई थी, क्योंकि ये कोई सामान्य बात नहीं थी। वो भारत के संविधान बनाने की तरफ बढ़ रहे थे, भारत का संविधान लिख रहे थे, इसीलिए चर्चा जरूरी थी। तो चर्चा तीसरी बार भी करेंगे और तीसरी बार चर्चा करते हैं 14 नवंबर 1949 से पढ़ना शुरू करते हैं और 26 नवंबर 1949 तक पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद में सारे कहते हैं अब बस करिए, बहुत अच्छा बना है हमारा प्यारा भारत जो है, उसका संविधान इतना शानदार है कि जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। भारत एक ऐसा बगीचा है जिसमें अलग अलग फूल सम्मिलित किए गए हैं, अलग अलग फूल मिलेंगे आपको। पंजाब जाइए पंजाबी मिलेंगे, राजस्थान जाइए राजस्थानी मिलेंगे, ओडिशा जाइए ओडिसी लोग मिलेंगे, वहां साउथ में जाइए तो आपको तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ के लोग मिलेंगे जी। तो हमारा भारत उत्तर में जाएं तो कश्मीर की वादियां मिलेंगी। ऐसे प्यारे भारत को तो एक संविधान ही इकट्ठा रख सकता था। तो हमारा संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था। तो उस दिन इसको लागू करने के बारे में सोच रहे थे तो किसी ने कहा रुक जाओ। बोले क्यों? क्योंकि कभी हमने एक घटना घटित हुई थी 26 जनवरी 1930 के आसपास का समय था। उस दिन भारत के कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने ये कहा था कि हम इस दिन अपना आजादी दिवस मनाएंगे। तो इन्होंने कहा कि नवंबर हो गया है, दिसंबर और जनवरी आ गया है, तो क्यों ना उस तारीख को भी महत्वपूर्ण बनाएं। इसीलिए 26 जनवरी को भी महत्वपूर्ण बना दिया गया था। लेकिन 26 नवंबर 1949 को देश के संविधान के कुछ अंगों को लागू कर दिया था, इसीलिए देश का संविधान अंगीकृत माना जाता है।
तो मूल संविधान की बात हो रही है। जब हमारा भारत का संविधान बन गया था, तो उस समय हमारे पास 22 भाग थे संविधान के और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ध्यान रखना, ये मूल संविधान की बात करते हैं। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं? 12 है। यहाँ मूल संविधान की बात हो रही है। तो पेपर में आए तो प्रश्न को ढंग से देख लेना कि मूल संविधान लिखा है या वर्तमान संविधान लिखा है या संविधान लिखा है। अगर लिखा है भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 लिखनी है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। ऐसे आपने करना है। अब हम बात करेंगे प्रमुख जो समितियां थी, छोटी बड़ी 14 और 10, 24 समितियां थी। तो पहले 15 बड़ी समितियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें प्रारूप समिति, जो संविधान की सबसे मुख्य समितियों में से एक थी, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने भारत के संविधान का खाका तैयार किया था। आगे हम चले करेंगे आगे बात करते हैं प्रारूप समिति की। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी थे। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू जी थे। पंडित नेहरू जी संघ की शक्ति को संभाल रहे थे। तो प्रांत को कौन संभाल रहे थे? प्रांत को तो कोई सरदार ही संभाल सकता है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है अध्यक्ष, कि आप प्रांतों वाले मुद्दे को संभालोगे। जो समिति प्रांतों के हित के लिए बनेगी, उसकी देखरेख सरदार जी आप करोगे। इसके बाद में संघ फिर आता है और शक्ति फिर आती है। जब जब संघ आएगा, जब जब शक्ति आएगी, तो पंडित नेहरू जी का नाम जरूर आएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आता है तो मौलिक अधिकारों में किसका नाम आएगा? मौलिक अधिकार हो या अल्पसंख्यक कमेटी हो, वहां पर नाम आएगा सरदार का ही नाम आएगा, और सरदार थे वल्लभ भाई पटेल। तो मौलिक अधिकारों के संबंध में जो कमेटी बनेगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक कमेटी बनेगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जनजातियों और बहिष्कृत जो क्षेत्र होंगे, उनके संबंध में अगर कोई पार्टी कमेटी बनेगी, तो उसको कौन संभालेगा? उसे तो कोई सरदार ही संभाल सकता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बनाएंगे। अब आपके सामने ये आएगा कि ये बहिष्कृत क्षेत्र कौन सा होता है। तो एक 1935 का एक अधिनियम आया था, उसमें अंग्रेजों ने जो पूर्वी भारत है, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, उसे बहिष्कृत क्षेत्र घोषित किया था। बहिष्कृत का मतलब ये नहीं था कि उसे अलग निकाल दिया था, यानी ये पिछड़ा हुआ है, इसका विकास जरूरी है, इसीलिए इसे बहिष्कृत क्षेत्र की श्रेणी में 1935 के अधिनियम में रखा था। तो इस संबंध में भी कमेटी बनाना आवश्यक था, तो सरदार पटेल जी को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ध्यान रखना, अल्पसंख्यक भी सरदार होते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ध्यान रखना। आगे हम चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करते हैं। उप समितियां बनेगी जी। उप समितियां यानी बड़ी समितियों के साथ कुछ छोटी भी होंगी, बड़े के साथ छोटा भी फ्री होता है, फ्री नहीं होता। ये तो मूल अधिकारों की लड़ाई है, मूल अधिकारों की लड़ाई नहीं है। यहाँ पर मूल अधिकार के लिए समिति बनाई जाएगी और मूल अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं JB कृपलानी जी। जबकि मूल अधिकारों की समिति जो थी, उसके तो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन उप समिति के कौन थे? JB कृपलानी जी थे। आगे चर्चा करते हैं अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी थी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, जो संविधान सभा के बाद में उपाध्यक्ष भी रहे थे। इसके बाद में ये कुछ छोटी समितियां हैं। उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र के लिए जो समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे गोपी बारदोलाई जी को बनाया गया था। ये कौन से क्षेत्र थे? जो असम और आंशिक रूप से जो छोड़े गए क्षेत्र थे, उस कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी के कौन थे? गोपी बारदोलाई थे। आगे हमने चर्चा करते हैं छोड़े गए क्षेत्र व आंशिक रूप से
छोड़े गए क्षेत्रों के लिए एक समिति और बनेगी और इसके लिए तो कौन आएगा? कोई ठाकुर आएगा। ठाकुर नहीं आएगा, एवी ठक्कर साहब आएंगे। जो छोड़ देता है और उनको संभालता कौन है? उन्हें ठाकुर संभालता है। ठाकुर नहीं, एवी ठक्कर जी संभालेंगे जी। यहाँ पर चर्चा करेंगे प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम यानी किस प्रक्रिया के तहत नियम चलेंगे? तो ये तो कोई समझदार व्यक्ति को ही बनाया जा सकता है और बाबू हमारे कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो राज्यों को कौन संभालेगा? राज्यों को संभालेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले थे। तो नियम वो चलाएंगे तो संचालन कौन करेगा? संचालन भी भारत के बाबू ही करेंगे। बाबू कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष के तौर पर तैनात होते हैं। ये थी कुछ मुख्य बड़ी समितियां, कुछ छोटी भी हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। छोटी कौन सी समितियां हैं? तो छोटी है छोटी काम समिति, छोटी है लेकिन काम बड़े बड़े हैं। कार्य संचालन समिति, संविधान सभा की कार्य संचालन समिति, डॉक्टर के.एम. मुंशी साहब ये क्या करेंगे? ये कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करेंगे। वहीं सदन समिति, सदन को कौन संभालेगा? सदन को संभालेंगे बी पट्टा बी सीतारमैया जी संभालेंगे। अगर वित्त को संभालने का समय आएगा तो वित्त के लिए फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आएंगे, यानी वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन बनेंगे? वो बनेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। वहीं पर संविधान सभा के कार्यों के लिए एक समिति और बनाई जाएगी, तो उसके लिए कौन होंगे? जी.वी. मावलंकर जी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये जो समितियां हैं इनके अध्यक्षों के नाम ध्यान रखना है। आपको पेपर में कैसे भी घुमा के दे दे, आपने घूमना नहीं है, पेपर बनाने वाले को घुमा देना है, क्योंकि हमने इसे अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद में आती है राष्ट्र ध्वज झंडा समिति, तो हम ध्वज समिति भी कह सकते हैं। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि बार बार राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, ये नाम क्यों आ रहे हैं? कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो एक से ज्यादा या दो या चार कमेटियों के सीधे तौर पर अध्यक्ष थे। नाम बड़ा था तो काम भी बड़ा होगा, व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो जिम्मेदारियां भी बड़ी आएंगी, उनके कंधों पर भार भी अधिक होगा। तो राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब कुछ किताबें बोल देती हैं कि झंडा समिति के अध्यक्ष तो जे.बी. कृपलानी जी थे। नहीं, जे.बी. कृपलानी जी नहीं थे, वो तो झंडा समिति के सदस्य ही नहीं थे। जब सदस्य ही नहीं थे तो वो अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं? वो तो कोई बाबू ही होगा, और वो थे राजेंद्र बाबू, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आगे हम चर्चा करेंगे कि मुख्य आयुक्तों के लिए जो प्रांत हेतु समिति बनाई जाएगी, उसके अध्यक्ष कौन होंगे? बी पट्टा बी सीतारमैया जी। ये सीतारमैया जी मुख्य आयुक्तों को प्रांतों के लिए समिति बनाएंगे जी। आगे हम चर्चा करते हैं प्रेस के लिए भी कोई समिति होगी, प्रेस दीर्घा समिति। प्रेस दीर्घा समिति के लिए उषानाथ सेन जी आएंगे। सेन जी आएंगे तो प्रेस भी लेके आएंगे, तो सेन जी प्रेस लेके आएंगे तो प्रारूप समिति की जांच करने के लिए भी कोई चाहिए। तो जांच कौन करेगा? बंदा भी खास होना चाहिए। जांच करेगा प्रारूप समिति की, और उसके लिए एक समिति बनेगी, उसके अध्यक्ष बनाएंगे डॉक्टर जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रारूप समिति, उस पर एक कमेटी और बनाई गई थी, प्रारूप समिति की जांच कमेटी, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। आगे हम चर्चा करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी एक कमेटी बनेगी, और उसके जो मुखिया बनाए जाएंगे वो एस वरदाचारी जी को बनाया जाएगा जी। इसके बाद अपने बात करें संघीय संविधान वित्तीय प्रावधान संबंधी समिति, तो इसके जी एक सरकार होगी। सरकार किसकी होगी? नलिनी रंजन जी की सरकार होगी, जो संविधान के वित्त का प्रावधान संबंधी मामलों को देखेगी। तो नागरिकता के लिए तदर्थ समिति होगी, उसके अध्यक्ष कौन होंगे? एस वरदाचारी होंगे। और क्रेडिशियल समिति के
अध्यक्ष कौन होंगे? ये तो कृष्ण जी होंगे, कृष्ण जी होंगे, यानी अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी थे, जो प्रारूप समिति के भी सदस्य रहे थे। वहीं पर भाषा के लिए किसी जज को बुलाना पड़ेगा, तो ये मुख्य न्यायाधीश रह चुके एस के धर को भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। एस के धर या एस के दर के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य मुख्य जो समितियां थी, उनके बारे में चर्चा की थी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसे पांडुलेखन समिति, जिसे प्रारूप समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सारे नाम इसी के ही है। कैसे मर्जी पूछ ले, उसका अर्थ एक ही होगा, प्रारूप। स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होंगे। संविधान के पिता जिसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो पेपर में कई बार पूछ लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो उसके अन्य सदस्य कितने थे? 6 थे जी। कौन कौन से? देखिए जी, एन गोपाला स्वामी अयंगर, उसके बाद में के एम मुंशी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और 5 में थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, तो बी एल मित्तर, डीपी खैतान। अगर अंबेडकर जी को छोड़ दें, ये तो अध्यक्ष है, इन्हें तो याद रख ही लेंगे, तो बाकियों को कैसे याद रखेंगे? याद रखने का तरीका सीधा ही है। तरीका क्या है? तरीका ये है कि ऊपर भगवान कृष्ण गोपाल भगवान, तो उसके बाद में कृष्ण, फिर भगवान, फिर मुसलमानों के भगवान यानी मोहम्मद साहब, बी एल मित्तर, डीपी खदान, बीच में के एम मुंशी। तो ये 7 सदस्य जो थे वो प्रारूप समिति के सदस्य थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। स्वास्थ्य खराब हो जाता है मित्र साहब का, इनका मित्र आ जाता है, मित्र साथ छोड़ देता है, अर्थात स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो इनकी जगह ये अपना इस्तीफा दे देती है और उनकी जगह पर आता है एन माधव राव जी आ जाते हैं। तो डीपी खैतान जी, डीपी खैतान ऊपर भगवान थे, नीचे शैतान थे। शैतान नहीं, ये तो खैतान थे। खैतान जी क्या है, खैतानों में चले गए, कहने को नहीं चाहिए, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी टीटी कृष्णामाचारी जी इनकी जगह पर आते हैं। ये थी प्रारूप समिति, जिसे पांडुलेखन मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त को हुआ था। 29 अगस्त, तो साल कौन सा था? 1947 का था जी। अब अपने बात करेंगे भारत के संविधान बनने में कितना समय लगे। आपको पता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था जी। दिन का समय लगा था, लगभग 3 साल का समय लगा था। 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था और 64 लाख रुपए खर्च हुए थे इसमें जी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की, जहां जहां अंग्रेजों ने सीधा शासन किया था, उसे राष्ट्रमंडल खेलों की श्रेणी में रखा जाता है। तो भारत मई का महीना था और 1949 को राष्ट्रमंडल खेलों की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, सत्यापन कर लेता है। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं कि ध्वज कब अपनाया गया था, जो भारत का प्यारा झंडा है, तिरंगा है, उसको 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था, क्योंकि 15 अगस्त को तो आजाद हो रहे थे। 15 अगस्त को आजाद हो रहे थे, इसीलिए हमने कुछ दिन पहले ही उसे अपना राष्ट्र ध्वज मना लिया था, बना लिया था। इसके बाद वो 24 जनवरी का दिन था और तारीख थी 1950 की। 1950 की तारीख, राष्ट्रगान को अपनाया गया। राष्ट्रगान तो रविंद्रनाथ जी ने लिखा था। रविंद्रनाथ जी ने लिखा था, तो राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। इसको भी 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था और वो 24 जनवरी ही का ही दिन था जिस दिन भारत के राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये चर्चा हो गई थी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, 64 लाख रुपए खर्च हुए थे संविधान बनाने में, 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था और भारत के प्रारूप पर बहस कितने दिन हुई थी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 114 दिन तक बहस चली थी।
114 दिन तक बहस चली थी। फिर आता है ब्रिटिश प्रांतों से सर्वाधिक सदस्य किसने भेजे थे? तो जहां पर ब्रिटिश अंग्रेज सीधा शासन कर रहे थे, वहां से उस प्रांतों से सबसे ज्यादा संयुक्त प्रांत ने 55 सदस्य को भेजा था। दूसरे नंबर पर मद्रास था, तो तीसरे नंबर पर बिहार था। दूसरे नंबर पर मद्रास 49 और बिहार 36 सदस्य भेजे थे। तो देशी रियासतों से सबसे ज्यादा किसने सदस्य भेजने वाला था? 16 सदस्य। लेकिन इसका मूड नहीं था जाने का, ये कहता पाकिस्तान में जाऊंगा जी। कभी कह रहा मैं स्वतंत्र रहूंगा, इसका मन डगमग डगमग कर रहा था, तो इसीलिए इसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। निजाम कह रहे थे जिन्ना के पास में जाऊंगा जी, पुलिस कार्रवाई की, नवाब साहब भागे जूतियां सिर पर रखकर। इसके बाद बात करते हैं भारत की संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन और मनोनयन के आधार पर। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का कहा? जहां पर ब्रिटिश भारत से शासन हो रहा था, वहां से सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन के माध्यम से चुने गए थे। लेकिन जहां रजवाड़े थे, देशी रियासतें थी, जहां से 93 सदस्य आ रहे थे, वो तो मनोनयन था, वो तो मनोनयन के आधार पर हो रहा था। तो आगे पूछ लेंगे भाई अधिवेशन कितने हुए? तो संविधान सभा के अधिवेशन हुए थे 12 अधिवेशन हुए थे। अंतिम कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि 2 दिन बाद में तो 26 जनवरी आने वाली थी जी, देश का संविधान लागू होने वाला था, उससे 2 दिन पहले 12वां अधिवेशन समाप्त हो जाता है जी। आगे हम चर्चा करेंगे पहले अधिवेशन का जो समय था 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक चलता है। तो महत्वपूर्ण अधिवेशन में क्या था? चौथा अधिवेशन महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस दिन भारत व पाकिस्तान ने यह कह दिया था तू तेरा और मैं मेरा, यानी संविधान सभा दोनों की अलग अलग होगी। यानी चौथे अधिवेशन में भारत पाकिस्तान वो गद्र वाला सीन होने के बाद में अलग अलग हो जाते हैं। तो आपसे कैसे भी पूछ लें कि भारत में ये कब कौन सी अधिवेशन में तय हो गया था कि अब भारत व पाकिस्तान की संविधान सभाएं अलग अलग होंगी, तो वो चौथा अधिवेशन था। 5वें अधिवेशन में तो पूर्ण संप्रभुता शक्ति प्राप्त कर ली थी, यानी पूर्ण प्रभुत्ता संपन्न संस्था बन गई थी। कौन बन गई थी? संविधान सभा। संविधान सभा, इसको ऐसे समझिए, संविधान सभा कि पहले अंग्रेजों से मीटिंगों के बारे में सलाह की जाती थी, लेकिन जैसे ही 5वां अधिवेशन आता है, भारत आजाद हो जाता है, यानी 15 अगस्त का 1947 का समय आ चुका था 5वें अधिवेशन तक, और संविधान सभा पूर्ण रूप से सॉवरेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, संस्था बन गई थी। ये 5वां अधिवेशन था। तो छठा अधिवेशन क्या कह रहा था? छठा तो क्या कहेगा, उससे पहले 7वां कह रहा था। 7वां ये कह रहा था कि डॉक्टर अंबेडकर जी अब प्रारूप रखने वाले थे पहली बार, और 7वें अधिवेशन में डॉक्टर अंबेडकर जी प्रारूप रखते हैं, जिसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के साथ में रखते हैं। तो उस पर बहस करने के लिए कहा जाता है, और 315 से बढ़ते 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 395 हो जाते हैं। और वो 10वां अधिवेशन ही था जिसमें प्रस्तावना को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया था, यानी 22 जनवरी के समय स्वीकार कर लिया गया था। इसके बाद संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, गांधी जी ने नहीं लिया, जेपी ने नहीं लिया। जेपी जो स्वराज्य पार्टी, भारत में समाजवाद लाने वाले जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने भी भाग नहीं लिया। तेज बहादुर सिप्रू जी ने नहीं लिया, और ना ही BN राव ने लिया था। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे जी। आगे हम चर्चा करेंगे संविधान सभा में सबसे कम विवाद कौन से पारित हुआ था, यानी ऐसा कोई विवाद बिल हो जो सबसे कम विवाद में रहा था, तो वो था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो बिल था, उसमें सबसे कम विवाद हुआ था। ये कौन सा था कि किसी की जाति, धर्म, भेद, नस्ल, लिंग, क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसे मतदान करने की शक्ति दी जाएगी, मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा। जैसे ही आपकी उम्र 21 साल हो जाती है, तो आप वोट डाल सकते हो। आप कहोगे वोट डालने की उम्र तो 18 साल है, बिल्कुल 18 साल है, लेकिन 18 साल राजीव गांधी जी आते हैं तब करते हैं, उस समय 21 रखी गई थी। तो आप कहोगे सबसे कम विवाद वाला तो ये था जी। तो सबसे अधिक विवाद वाला कौन था? वो था राष्ट्रभाषा, राजभाषा को लेकर था। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी रख रहे थे, राष्ट्रभाषा हिंदी रख रहे थे, तो पंजाबी कहते पंजाबी रखो,
तेलुगु वाले कहते तेलुगु रखो, मलयालम वाले कहते मलयालम रखो, सिंधी वाले सिंधी। इस तरीके से सबसे ज्यादा विवाद हुआ था, इसीलिए अयंगर फार्मूला या मुंशी अयंगर फार्मूले के तहत सुलझा दिया गया था। ये फार्मूला क्या था कि जहां पर अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया में जब भी लेटर भेजा जाएगा तो एक इंग्लिश में भेजा जाएगा और प्लस में हिंदी के साथ में भेजा जाएगा। राजकीय राजकाज का काम हिंदी में होगा और अगर हम बात करें दक्षिण भारत में भेजा जाएगा तो वो लेटर इंग्लिश में भेजा जाएगा। तो ये फॉर्मूला था जी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बन गया था और उस दिन सी राजगोपालाचारी जी कहते हैं, घोषणा करते हैं, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। यानी उसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को शपथ दिलाते हैं। शपथ कौन दिलाते हैं? सी राजगोपालाचारी जी। तो कई बार पूछ ही लेते हैं कि जब पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बने थे तो इन्हें शपथ किसने दिलाई थी? सी राजगोपालाचारी जी ने थी। अब इसके बाद में संविधान सभा में पुरुषों की तो बात होती रहती है, महिलाएं जरूरी है, महिला नारी शक्ति पहले है। तो संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 15 महिलाओं ने भाग लिया था। तो प्रथम बैठक में 9 ही आई थी, बाकियों का कोई जरूरी काम हो गया होगा। अगर हम चर्चा करें कि प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया, टोटल 207 सदस्यों ने भाग लिया था, बाकी नहीं आए थे जी। अब इसके बाद में एक एनी थी, एनी मस्करनी थी, जो देसी रियासतों से आने वाली एकमात्र महिला थी। ये कैथोलिक महिला थी जो त्रावणकोर के कोच्चि रियासत से आई थी जी। ध्यान रखना, त्रावणकोर केरला के अंदर है, वहां से आई थी। संविधान सभा की 15 महिलाओं में मुख्य रूप से विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, तो सरोजनी नायडू जी भी है। सरोजनी नायडू जी, उसके साथ सुचेता कृपलानी जी है, उसके साथ सुचेता कृपलानी जी है। तो सुचेता कृपलानी जी के पांचवी सदस्य है पूर्णिमा बनर्जी, छठे हैं लीला रॉय, सातवें हैं जी दुर्गाबाई और 8वें हैं हंसा मेहता, 9वें हैं कमला चौधरी और 10वें हैं रेणु रॉय, 11वें हैं मालती चौधरी और जो 12वें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दक्षिणी वेलायुधन थी। और 13वें थे बेगम एजाज रसूल, ये भी महत्वपूर्ण है। और 14वें एनी जी है, एनी मस्करनी जी है। 5वीं अम्मू जी है, अम्मू जी नहीं अम्मू स्वामीनाथन जी है। इस तरीके से इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है विजय लक्ष्मी पंडित, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी, उनको याद रखना है। इसके साथ बेगम एजाज रसूल को भी याद रखना है। ये मुस्लिम लीग पार्टी जो जिन्ना वाली पार्टी थी उससे आने वाली एकमात्र महिला थी, लेकिन इन्होंने भाग नहीं लिया था, ध्यान रखना। इसके बाद में एनी मस्करनी जी है, वो एक कैथोलिक ईसाई थी, एकमात्र कैथोलिक ईसाई एनी जी थी। इसके बाद में एकमात्र दलित महिला जो थी दक्षिणी वेलायुधन जो थी, वो एकमात्र संविधान सभा में दलित महिला थी। ध्यान रखना, पेपर में प्रश्न पूछ सकता है। इसके बाद में ये प्रश्न औपचारिक रूप से तो जरूरी नहीं है, लेकिन चर्चा कर लेते हैं। ये प्रश्न ही गलत है कि राजस्थान में संविधान सभा से कितने सदस्य गए थे। राजस्थान था ही नहीं तो सदस्य कैसे जाएंगे? कई 11 कहते हैं, कई 12 कहते हैं। 11 + 1 12 सदस्य गए थे, जिसमें उदयपुर से टी विजया वर्गीयाचार्य जी और बलवंत राय मेहता और माणिक्य लाल वर्मा 3 सदस्य भेजता है उदयपुर। तो जयपुर कहते हैं हम भी 3 भेजेंगे। एक टी कृष्णामाचारी जी जो संविधान सभा के बाद में उपाध्यक्ष बने थे, और हीरालाल शास्त्री जी और सरदार सिंह खेतड़ी से थे। बीकानेर से भी सरदार जाएंगे, SK पणिकर जाते, सरदार KS पणिकर जाते हैं और जसवंत सिंह जाते हैं। वहीं जोधपुर से CS वेंकटाचारी जी जाते हैं, जयनारायण व्यास जी जाते हैं। कोटा से दलेल सिंह जाते हैं, तो अलवर से रामचंद्र उपाध्याय जाते हैं। शाहपुरा से गोकुल लाल असावा जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे भरतपुर से कौन जाएंगे? भरतपुर जाटों का गढ़, लोहागढ़ कह सकते हैं, वहां से जाएंगे राज बहादुर जी जाएंगे। अगर हम चर्चा करें अजमेर मेरवाड़ा से, ये जो चीफ कमिश्नरी प्रांत था ये वाला मुकुट बिहारी भार्गव जी। और एक नाम आता है गोकुल भाई भट्ट का। गोकुल भाई भट्ट थे तो राजस्थान के, लेकिन गए बंबई प्रांत से थे, बंबई राज्य से गए थे। संविधान सभा के प्रथम प्रवक्ता कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन कुछ किताबें
जे.वी. कृपलानी भी बताती हैं, जे.वी. कृपलानी बताती हैं। अगर हम देखें जे.वी. कृपलानी बताते हैं, तो वो उन्होंने केवल इतना कहा था कि चलिए आप बोलिए जी। आगे हम बात करते हैं, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? एडवाइजर बी.एन. राव थे। वहीं सेक्रेटरी कौन थे? एच.वी.आर. अयंगर थे, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चुनाव के समय निर्वाचन अधिकारी भी थे। ध्यान रखना, जब 24 जनवरी 1950 को शपथ दिलाई गई थी, उस समय निर्वाचन अधिकारी थे कौन? एच.वी.आर. अयंगर जी थे। और संविधान सभा को विधायिका के रूप में और संविधान सभा दो तरीके से कार्य करती थी। जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी, तो उसकी अध्यक्षता जी.बी. मावलंकर करते थे, और संविधान सभा के रूप में अध्यक्षता करते थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। ये आपका पहला टॉपिक पूरा होता है, जिससे कई प्रश्न आएंगे और आप इसके माध्यम से हल कर सकते हो। तो जुड़े रहिए हमारे प्लेटफॉर्म द मेंटर्स अकेडमी पर। जय हिंद, जय भारत।